हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो किसी कारणवश टेक्निकल इशू कारणवश जो है 1 घंटा 17 मिनट का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो किसी कारण टेक्निकल बस जो है वो डिलीट हो चुका। इसीलिए जो है कल यानी थर्ड डेज का जो आना चाहिए था कल, वो कल नहीं आ सका। ठीक है, और डिलीट होने के कारण जो है आज फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज जो है तीसरा दिन तो ऐसे कल ही था, लेकिन जो है वीडियो बनाया हुआ डिलीट हो गया, तो आज फिर से हमको जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये हम लोग का तीसरा क्लास है। जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है 2 क्लास हम लोग का हो चुका है, तीसरा क्लास है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। प्रत्येक दिन के भांति जो है आज भी हम लोग जो है उसी क्रम में क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ हम लोग क्रम वाइज चलेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ देखिए, और कहीं यदि कुछ कमजोरी है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कहाँ पे कुछ सुधार की ज़रूरत है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री था। और कुभा काबुल का प्राचीन नाम था। काबुल का प्राचीन नाम कुभा था। और सतलज का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। ठीक है, सदानीरा बोलेगा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा, काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा, सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री। और अस्कनी बोलेगा तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा है। और सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी पे सतुद्री है। कुछ और भी नदी है, एक बार इम्पोर्टेंट देख लीजिए। जैसे आपको बोलेगा कि ब्यास नदी, एक सेकेंड, ब्यास नदी का बोलेगा प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा। वस्य व्यास और वस्य विपाशा। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। बोलेगा कि झेलम यानी झेलम का जो है प्राचीन नाम क्या था? झेलम। विस्तता। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, झेलम का प्राचीन नाम विस्तता। और रावी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी। रावी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, झेलम का प्राचीन नाम विस्तता, रावी का प्राचीन नाम जो है परुष्णी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। इसका आंसर क्या होगा? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैमिनी को माना जाता है। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक माना जाता है वादरायण को। ठीक है, चावार्क के प्रवर्तक चावार्क को ही माना जाता है। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक चावार्क को माना जाता है। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा धर्म के प्रवर्तक जो है माना जाता है बादरायण को। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है गौतम को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है गौतम को। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है कपिल को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल को। और उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल। ठीक है, योग के बोलेगा योग दर्शन के पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, चावार्क के चावार्क, न्याय के दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार हुआ है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ कितना बार हुआ है? एक बार। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है।
सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है और जमुना नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में 3 बार हुआ है। जमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, सरस्वती नदी का सबसे पवित्र माना गया है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्वेश्चन क्या था मेरा कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। सरस्वती नदी को आपको पवित्र माना गया है। जमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अजीतनाथ किस क्रम के जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, अजीतनाथ, तो अजीतनाथ जो है द्वितीय क्रम की यानी सेकंड है प्रवर्तक थे। ठीक है, अजीतनाथ जो है सेकंड प्रवर्तक थे। हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में एक बार देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से आपका जो है VVI है उसको हम लोग जो है एक नज़र देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहला चीज जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर बोलेगा तो कौन है? ऋषभ देव थे। कौन था? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक भी है और प्रथम तीर्थकर भी है ऋषभ देव। लेकिन बोलेगा कि 23वां तीर्थकर कौन है भाई? तो 23वां तीर्थकर आपका है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ है। 23वां तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ है। ठीक है, ये पार्श्वनाथ कौन थे? तो काशी के एक राजा थे इक्ष्वाकु, उसके अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में कौन? पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। ठीक है, इनका क्या कहना था भाई? तो इनका कहना था कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों को सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और संपत्ति किसी का नहीं रखना चाहिए। किनका मानना था? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का। इनके जाने के बाद जो है महावीर स्वामी आ गए। कौन आ गए? महावीर स्वामी आ गए। इनके जाने के बाद कौन आ गए? महावीर स्वामी आ गए। ठीक है, 24वां तीर्थकर बोलेगा कौन थे? तो आ गए महावीर स्वामी। ये 24वां थे और अंतिम व्यक्ति यही। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में है कि इनका जन्म जो है, पहले पूछा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम पूछेगा तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। माता क्या नाम था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, जो चेटक राजा की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शी था। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम पूछ सकता है आपसे। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम आपका था, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु के बाद इनका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से जो है आज्ञा लेकर के अपना संन्यास जीवन को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। 12 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या किया। ठीक है, उसके बाद महावीर को जो है जिम्बिक के समीप रिजुपालका नदी के तट पे जो है तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाने लगे। महावीर ने पूछेगा अपना प्रथम जो उपदेश है, पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? पहला उपदेश अर्धमागधी या पाली भाषा में दिए थे। अर्धमागधी या पाली भाषा में दिए थे, या पाली भाषा में दिए, अर्धमागधी या पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही खुद थे, जिनका नाम क्या था? जामिल। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद इनके तीर्थकर के बारे में आ गया। तो जैन धर्म के जो तीर्थकर उनका क्रम हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला बोलेगा तो प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा बोलेगा तीर्थकर कौन था? तो दूसरा था आपका
अजीतनाथ, जो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, अजीतनाथ आपका सेकंड था, जिसका प्रतीक चिन्ह आपका हाथी है। पहला है ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरा है अजीतनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा है संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। ठीक है, 4 नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आपको पूछेगा 18 नंबर पूछेगा अरनाथ। अरनाथ है आपका इंपॉर्टेंट, जिसका प्रतीक चिन्ह मीन है। उसके बाद आपका जो है 23वां पूछेगा पार्श्वनाथ है, उसका प्रतीक चिन्ह आपका सांप है। ठीक है, 24वां भी पूछेगा महावीर स्वामी है। 24वां कौन है, महावीर स्वामी है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह है। चलिए, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है जैन धर्म से, जो भी क्वेश्चन हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है जैन धर्म 24वां जो है महावीर स्वामी तीर्थंकर, इनके जाने के बाद 2 भाग बट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला था और दिगंबर जो है नग्न रहने वाला था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो है भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद ये जैन तो हो गया। जैन संगीति फिर 2 गो हुआ है। बोला कि जैन संगीति कितना हुआ है, तो जैन संगीति 2 हुआ है, 1 और 2। पहला जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ है। पहला स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था पहला, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, उसमें अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में, कहाँ हुआ था, बल्लवी हुआ था। बल्लवी गुजरात में हुआ था। और इसका जो है अध्यक्षता कौन थे, क्षमा श्रवण था। जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, उसका अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में, बल्लवी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। जैसे जैन धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन, जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। ठीक है, पूछेगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। ठीक, उसके बाद पूछेगा कि श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया गया है, जो कि जैन धर्म के है, वो किस शासक ने बनाया था, तो चंदेल शासक ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, मथुरा कला का संबंध जो है तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है, जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र में लिखा गया है। ठीक है, अभी हम बताएं कि 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी को जन्म हुआ था, लेकिन 72 वर्षों की उम्र में जो है 468 ईसा पूर्व में राजगीर के नज़दीक पावापुरी में इनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से लगभग क्वेश्चन जो है इतना ही था आपका। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी आ गया, लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन जो है ऋग वैदिक काल से है, जिसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पेज ले लेते हैं आपका, ऋग वैदिक काल से जो कुछ क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ठीक है, ऋग वैदिक काल से आपका क्वेश्चन जो है नदी वाला हो गया था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है जिक्र कर लेते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में क्या क्या कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पॉइंट देख के नोट आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ कि इसका कार्यकाल जो है ऋग वैदिक काल का 1500 से लेकर के जो है 1000 ईसा तक था। ठीक है, ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से फिर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सबसे पहले जो है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे थे। बोले सबसे पहले आर्य जो है कहाँ आए थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है, उससे बोलेगा कि बाजपति जो है वैदिक सभ्यता में बाजपति किसे कहते थे, तो गोचर भूमि के अधिकारी जो होता था उसे हम लोग बाजपति कहते थे। उसके बाद बोलेगा कि उग्र किसे कहते थे, तो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसको हम लोग उग्र कहते थे। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति कौन था, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है,
उसके बाद आपसे 3 चीज़ पूछेगा। पूछेगा कि उपनिषद, ऋग्वैदिक काल में उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 108। पूछेगा कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पूछेगा वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या 108, महापुराण की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का है चरण हम लोग कर लिए हैं। आर्यों का समाज को हम लोग पितृ प्रदान करते थे, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप 2 चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अमाजू किसे कहते थे। ठीक है, तो हम जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग के पढ़ने वाले अध्यापक को जो है उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला कुछ और क्वेश्चन इसे देख लेते हैं हम लोग कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन करना। मुख्य जो है पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि कनाद को जो है क्या कहा, भारतीय परमाणुवाद का जनक, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता बोलेगा तो इंद्र। पशु बोलेगा प्रिय क्या था, तो इसका घोड़ा था, और प्रिय देवता बोलेगा तो देवता इंद्र था। ठीक है, पेय पदार्थ बोलेगा तो सोमरस, पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। और व्यवसाय इन लोग क्या था, पशुपालन था। ठीक है, व्यापार हेतु तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंधी तूफान का देवता किसे कहते थे। आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं, बताइए। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहते हैं। किसको कहते हैं, मरुत को कहते हैं। इंद्र को युद्ध का नेता या वर्षा का देवता, इंद्र को क्या कहते हैं, वर्षा का देवता। इंद्र को क्या कहते हैं, वर्षा का देवता कहते हैं। वर्षा का देवता कहते हैं। ठीक है, अग्नि को क्या कहते हैं, तो अग्नि को मनुष्य के बीच, देवता एवं मनुष्य के बीच जो संबंध है उसे अग्नि का देवता कहते हैं। सोम किसको कहते हैं, तो वनस्पति का देवता को सोम कहते हैं। वनस्पति का देवता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो देख लेते हैं हम लोग एक नज़र। जैसे बोला कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो फूटी नाव से किया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे किया गया है, फूटी नाव से किया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आप लोग पता होना चाहिए। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। क्या था, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर। मॉरिटानिया जो किस रेखा से होकर गुजरती है। अब ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया है, हिस्ट्री क्वेश्चन खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू जो एवोल्यूशन के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, अब आ गया मॉरिटानिया, दिया हुआ कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा। तीनों रेखा का हम सारा देश को जो यहाँ पे लिख देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला देख लेते हैं कि कर्क रेखा के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। सबसे पहला ताइवान, उसके बाद आता है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, फिर सटे हुए भारत, ओमान, यूएई, उसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया,
नाइजर, माली, मारितोनिया, यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। कर्क रेखा से कौन कौन गुजरता है भाई? तो कर्क रेखा से गुजरने वाला टोटल 17 देश है। ठीक है, कौन कौन सा देश है तो एक बार सभी का क्रम आप देख लीजिए। ठीक है, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, मारितोनिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, मैक्सिको, इन सभी का सभी देश जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। आप देख लेते हैं हम लोग मकर रेखा से होकर कौन कौन सा देश गुजरती है। मकर रेखा, पहला देश है चिली, दूसरा अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा से होकर कौन कौन सा देश गुजरता है? तो मकर रेखा से होकर गुजरने वाला देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा देश है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के सभी देश मकर रेखा से होकर गुजरती है। आप देख लेते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इससे और कौन कौन सा देश गुजरता है? पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। कौन कौन सा देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, तो इन सारा का सारा देश जो है विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा से होगी। तो सब देश हो गया, मतलब कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है किस स्थिति को दिखलाई पड़ता है? नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि के समय किस स्थिति को दिखलाई पड़ता है? तो ये 21 जून को दिखलाई पड़ता है। किस स्थिति को दिखलाई पड़ता है? 21 जून को दिखलाई पड़ता है। ठीक है, 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को क्या होता है? तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिसको कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बोले कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बोलेगा तो 21 जून को। ठीक है, उसके बाद बोले कि 22 दिसंबर, तो बोले 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य जो है 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण, ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को।
और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण मकर संक्रांति कहलाता है। इसे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन आपसे बोलेगा कि किस दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों दिन जो है पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, तो बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है आपका 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। जिसे शरद विषु एवं बसंत विषु, यानी 23 सितंबर जिसमें बारिश होता है उसको शरद विषु में हम लोग कहते हैं, और 21 मार्च जिसमें ठंडा रहता है, यानी 21 मार्च को जो है बसंत विषु कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर कि फॉरबिस्टा एकमात्र क्या है। तो फॉरबिस्टा एकमात्र जो है उपग्रह है। फॉरबिस्टा एकमात्र क्या है, उपग्रह है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। फॉरबिस्टा क्या है, एकमात्र उपग्रह है। पहला है क्या, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। फॉरबिस्टा एकमात्र जो है उपग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के सरफेस यानी सरफेस पे जो है विशाल गर्त बनाता है। इसका जो एग्जाम्पल एक है लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, वहीं पे जो है क्षुद्र ग्रह गिरा था, जिसके कारण आज भी वहाँ का पानी जो है पीला हो गया है, पीला है, ठीक है, गुलाबी है। धूमकेतु क्या है, सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटा छोटा जो है अरब पिंड विद्यमान है, जिसे हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद भी दिखाई देता है। कब 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 1986 में दिखाई दिया था, अब उसमें 76 जोड़ने पे यानी 2062 में अब दिखाई देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दो चीज़ और रखिएगा, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। उपसौर मतलब होता है, ठीक है, जिसमें सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिससे कि एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई को अपसौर होता है, जब पृथ्वी जो है अधिकतम दूरी पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नंबर। अब आइए पॉलिटी में, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको नहीं डाला गया है। इसका रीज़न यही है कि इकोनॉमिक्स से इंडेक्स वगैरह था, और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स हमेशा चेंज होते रहता है, तो आपको इंडेक्स करंट वाला इंडेक्स पढ़ना है। वो हम लास्ट में आपको जो है जितना भी इंडेक्स वगैरह है, जीआई टैग वगैरह हम सब करवा देंगे करंट का क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिलेबस ख़त्म कैसे करना है सारा बारीकी से वो हमको ऊपर आप छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं डाला गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान किस देश का देन है। लिखित संविधान जो है किस देश का देन है, तो लिखित संविधान कहाँ का देन है, फ्रांस का। लिखित संविधान किस देश का देन है, तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी, लिखित संविधान किस देश का देन है, तो फ्रांस का देन है, ठीक है। अब किस देश से क्या लिया गया है, जरा एक नज़र देख लेते हैं इसमें, ठीक है। पहला है यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया है, यूएसए से बताइए क्या क्या लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो पहला मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है भाई, तो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उप महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ से लिया गया, वहीं से लिया गया। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को हटाने की विधि, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को हटाने की विधि, ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के
हटाने की विधि जो है कहाँ से लिया गया, सब अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बोलेगा कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, सब यूएसए से है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, सब जो है वहीं से लिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपात वगैरह सब वहीं से लिया गया है। तो कहाँ से था ये सब, यूएसए से था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं एक से, चलिए अगला हो गया आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया देख लेते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं भाई, तो ब्रिटेन से संसदनात्मक व्यवस्था, संसदनात्मक व्यवस्था, संसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है आपका, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद अगला देश है आपका आयरलैंड। कौन सा देश है, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है सर, ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। कला विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि में प्रख्यात जो भी व्यक्ति है उसको मनोनीत करने का जो है काम आयरलैंड के से ही लिया गया है। उसके बाद अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया जरा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अगला देश है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जरा देखते हैं क्या क्या लिए हैं भाई। तो प्रस्तावना की भाषा, सिर्फ प्रस्तावना बोलेगा तो यूएसए, और प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध शक्ति का विभाजन, केंद्र व राज्य के बीच जो है संबंध शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से क्या क्या चीज लिया गया है, तो जर्मनी से जरा देख लेते हैं हम लोग। जर्मनी से हम लोग क्या क्या लिए हैं, जर्मनी से क्या क्या लिए हैं जरा। जर्मनी से हम लोग लिए हैं क्या क्या, आपातकाल हम लोग कहाँ से लिए हैं भाई, जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती है, राज्यपाल की नियुक्ति के समूह सब वहीं से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्य के पास जो अलग अलग शक्ति है उस शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, 362 यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं सर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी राज्यों के जनजाति को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया सर। 12 गो अनुसूची है, 12 अनुसूची हम लोग एक बार एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। 12 अनुसूची को जो है हम लोग पूरी तरह से एक नज़र में देख लेते हैं। अनुसूची पहला, एक सेकेंड, अनुसूची पहला में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसमें 28 राज्य, 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये पहला से लिया गया। दूसरा में क्या व्यवस्था लिया गया है, तो दूसरा में आपका पेंशन, ठीक है, पेंशन भत्ता जो भी है आपका सेकंड में है। तीसरा अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में है शपथ। 3 में क्या है,
पहला में राज्यों का संघ, दूसरा में पेंशन और भत्ता, तीसरा में शपथ, 4 में क्या है, तो 4 में आपका चौथी अनुसूची में क्या है, तो संघ और राज्यों के राज्यसभा के बीच क्षेत्र का बंटवारा। ठीक है, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। ठीक है, 5 में क्या है, तो SC ST जो है जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6 में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान है, जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, किसमें है, तो ये 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है भाई, तो 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा कौन कौन है, तो सबसे पहले चीज़ जानिए कि जब मेरा संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थी, 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितना भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, क्या क्या हुआ भाई, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन करके नमक यानी 3 भाषा को न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। कब, तो 1992 में। ठीक है, उसके बाद 2003 की बात है कि 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषा को जोड़ा गया, MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो अनुसूची 8 हो गया। अनुसूची 8 के बाद आपका अनुसूची आता है 9। तो अनुसूची 9 में आपका क्या है भाई, तो अनुसूची 9 में जो है भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण है। अनुसूची 10 में है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 9 के बाद 10 हो गया। 11वां अनुसूची में क्या है, पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जो है पंचायती राज के बाद चर्चा किया गया, जिसमें कितना विषय है, 29 विषय। कभी कभी पूछ देता है कि कितना विषय की संख्या कितना है, तो 29 विषय है। और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया, जो नगर निगम है, जिसमें 18 विषय है। इसमें कितना विषय है, 18 विषय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। राजभाषा किस भाग में उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख जो किस भाग में किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जो हम चर्चा करते हैं। इसे राजभाषा पहले जानिए, भाग 17 में है, 17 नहीं है, मतलब 17 होगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ भाग देखते जो इंपॉर्टेंट जैसा है। भाग 15 बोलेगा तो निर्वाचन, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में बोलेगा तो आपात उपबंध, क्या है, आपात उपबंध। एक सेकेंड, चलिए 18 में क्या है, आपात उपबंध। 18 में क्या है, आपात उपबंध है। ठीक है, 19 इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 पूछेगा आपका संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। उसके बाद इधर पूछ सकता है भाग 1, भाग 1 बोलेगा तो भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य है। भाग 2 में बोलेगा तो नागरिकता है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में बोलेगा तो मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में बोलेगा तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक क्या है, सिद्धांत है। भाग 4 के क में बोलेगा तो मूल कर्तव्य, भाग 4 के क में बोलेगा तो मूल कर्तव्य है। भाग 5 में बोलेगा तो संघ है, और भाग 6 में बोलेगा तो राज्य है। भाग 9 भी पूछता है पंचायत, याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं सर। नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है, तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं का जो है ये किया गया अनुच्छेद 3 में। ठीक है, पहला में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है, भारत को जो है, भारत की संसद को जो है नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना का शक्ति दिया गया है,
अनुच्छेद 2 में। और 3 में क्या है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों या सीमाओं के नाम चेंज करना होगा तो भाग अनुच्छेद 3 में। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं सर कि निम्नलिखित में समझाता कौन सा है। पॉलिटी खत्म हो चुका है, पॉलिटी के बाद आपका आ गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी से हम लोग देखते हैं कि समझात अंग कहते किसको हैं, और समझात अंग जो है क्या एग्जाम्पल इसका है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि 13 नंबर में कि निम्न में समझात अंग कौन सा है, बताइए। समझात अंग जो है पहला है सील के फ्लीपर, दूसरा है चमगादड़ के पंख, तीसरा है घोड़े के टांग, और चौथा क्या है, तो चौथा है चौथा ऑल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपका समझात अंग का है। ठीक है, समझात अंग कहते किसको हैं, तो ऐसे अंग को कहते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित तो हो जाते हैं लेकिन किसी कारणवश जो है काफ़ी उसमें असमान दिखाई पड़ता है, ऐसे ही अंग को हम लोग समझात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, या घोड़े की अगली टांग, या आपको कुछ और एग्जाम्पल बोल देगा जैसे बिल्ली का पंजा भी बोले, बिल्ली का पंजा भी बोले, या आपको बोल सकता है मनुष्य का हाथ ही बोल सकता है, मनुष्य का हाथ। ठीक है, ये सब चीज़ का संरचना जो है बनावट एक जैसा है लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। यानी सील के फ्लीपर है, उसका कार्य तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख का कार्य है उड़ने के लिए, घोड़े के टांग है दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ है कुछ पकड़ने के लिए। तो सब का कार्य अलग अलग है, बनावट एक जैसा है, इसी को हम लोग कहते हैं समझात अंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, तो मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है समझात अंग और एक होता है समरूप अंग। समरूप अंग उसे कहते हैं जो वैसा अंग जो समान कार्य के लिए उपयोगी होते हैं और समान कार्य के लिए दिखाई भी देते हैं, उसे हम समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भ्रूणीय परिवर्तन जो है भिन्न होता है। जैसे तितली, तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य है, देखने में भी एक समान है परंतु इन सब की उत्पत्ति जो है अलग अलग ढंग से, यानी बनावट संरचना सबके अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा बी नंबर। तीसरा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डू ब्रिज साहब ने। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डू ब्रिज। ठीक है, और जैव विकास के संबंध में जो है सिद्धांत दिया था डार्विनवाद। जैव विकास बोलेगा तो डार्विनवाद दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है, चेनानी नासिर सुरंग। चेनानी नासिर सुरंग कहाँ पड़ता है, अब विविध से क्वेश्चन आ गया है, बायोलॉजी भी खत्म हो चुका आपका। ठीक है, तो आपका विविध से क्वेश्चन आ गया, जवाब दीजिए क्या होगा आंसर इसका, चेनानी नासिर सुरंग होगा, चेनानी नासिर सुरंग। ठीक है, आंसर नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, पीर पंजाल क्या है, तो पीर पंजाल है सड़क सुरंग है। ठीक है, हम पूछे सबसे लंबी सड़क सुरंग बोलेगा तो चेनानी नासिर, और पीर पंजाल जो है रेलवे सुरंग है, रेलवे सुरंग है। ठीक, K2 आपका गॉडविन आइलैंड का था सबसे लंबा जो है यहाँ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेनानी नासिर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल स्थित है कहाँ है, गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल कहाँ है, गोवा में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में क्या है, तो सबसे बड़ा टीवी टावर आपका पीतमपुरा आपका दिल्ली में है। पीतमपुरा टीवी टावर कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, पीतमपुरा टीवी टावर कहाँ है, दिल्ली में है। आसाम में क्या है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका आसाम में है माजुली नदी द्वीप। माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, तो वह कहाँ है, आपका आसाम में ही है। उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में आपका बहुत सारा चीज़ है, जैसे हीराकुंड बांध बोलेगा तो उड़ीसा में है, ये सब चीज़ उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया। 18 नंबर, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। कौन थे, रॉबर्ट बालपोल थे, रॉबर्ट बालपोल थे। ठीक है, ट्रिगवेली नार्वे कौन थे भाई, तो ट्रिगवेली ने संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रथम महासचिव, यूएनओ को, एक सेकेंड, ट्रिगवेली नार्वे कौन थे, तो यूएसए के जो है यूएनओ को जो है
यूएनए का महासचिव थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर। शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है बताइए? तो जा हेनरी को मिला है, जा हेनरी को मिला है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। प्रूधो जो है, प्रूधो सली को क्या मिला है? साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रूधो सली को मिला है। और जे.एच. बैठोक को क्या मिला है? तो जे.एच. बैठोक को रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रेगनर फ्रिश को क्या मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश को मिला है। जे.एच. बैठोक को रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है जा हेनरी को मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है प्रूधो सली को मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप बोलेगा तो कौन सा प्रायद्वीप है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा नगर बोलेगा तो लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन, सबसे बड़ा नगर बोलेगा तो लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। अब विविध से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं, अब एक बार ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए। जैसे सबसे बड़ा ऊंचा बांध पूछेगा तो भाखड़ा नंगलबाद सतलज नदी पे है, जानते हैं सब लोग, पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलेगा तो थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर पूछेगा तो कैलाश गुफा मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहाँ है? जूलॉजिकल गार्डन आपका कोलकाता में है। सबसे बड़ा मस्जिद बोल देगा तो जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा बोल देगा तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर बोलेगा तो रामेश्वरम कॉरिडोर कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना बोलेगा तो जोग अगरसोपा कहाँ है? कर्नाटका में। सबसे लंबी सड़क बोलेगा तो जीटी रोड है। सबसे ऊंचा दरवाजा बोले बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज बोलेगा गोल गुंबज कहाँ है? बीगापुर में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बोलेगा तो मासिन डैम मेघालय है। सबसे बड़ा लीवर पुल बोलेगा तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। सबसे लंबी नहर बोलेगा तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलेगा तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसका लंबाई 1.33 है। सबसे विशाल स्टेडियम बोलेगा तो युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर बोलेगा तो मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य बोलेगा तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबा बांध बोलेगा तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर अभी पूछा गया था, सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर बताया पीतमपुरा दिल्ली में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत की राज्य आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर है। सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य मेरीना बीच चेन्नई है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोलेगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत जो है। सबसे गहरी नदी पूछा जाए तो भागीरथी व अलकनंदा है। डेल्टा ना बनाने वाली कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों को दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। सबसे बड़ा जिला बोलेगा कच्छ गुजरात में। सबसे बड़ा राज्य बोलेगा क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपका। पूछेगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, जैसे किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बोलेगा बेनजीर भुट्टो। प्रथम महिला किसी देश के प्रधानमंत्री श्रीमती एस भंडारनायके श्रीलंका की। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा था। ठीक है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश बोलेगा तो भारत देश है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्याल सिंह ने। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका ये तीसरा क्लास जो है आज यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, कल जो है 4 नंबर क्लास जो है मैं आपको आना है। ठीक है, 4 नंबर क्लास कल आपका होगा। एक सेकेंड, 4 नंबर का सिलेबस के अनुसार आप सिलेबस रखिए, 4 नंबर पढ़ करके आइएगा। और इसी प्रकार से जो है डिस्कशन कल भी होगा और इसी प्रकार से हम लोग 30 दिन में लेसन ख़त्म कर देंगे।
आज 3 क्लास हो चुका है। आज ही जो है 4 नंबर क्लास का वीडियो भी आज ही जाएगा, क्योंकि आज 2 क्लास हमको डालना पड़ेगा। तो 4 नंबर जो है 6, 7, 71, 72, 131, 32 इस क्रम में जो है 4 नंबर क्लास आज होगा। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी प्रकार कोई सुधार या कुछ कमी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम लोग सुधार करने का उसमें जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड।